एशिया की बुलंदतरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान की जो ज़्यादातर खुराक है वो गंदम के ऊपर मुश्तमिल है, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है वो रिवायती तौर पे गंदम का आटा है। इस वक्त गंदम की फसल तैयार हो चुकी होती है और काटने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तो अगर इस मौसम में बारिश आ जाए और हवाएं आ जाएं तो इस तरह की सूरत हाल होती है जैसे अभी इस गंदम के खेत के साथ हो चुकी है। पंजाब की कदीम रिवायत है कि जब फसल कटती है तो किसान गीत गाते हैं, मगर आज सब खामोश हैं। बेवक्त की बारिश और तूफानी हवाओं ने गंदम की फसल को मट्टी में मिला दिया है। जो कुछ बचा है वो चुन चुन कर इकट्ठा करना पड़ेगा। ये फसल नहीं, ये तो माले गनीमत है। तो क्लाइमेट चेंज सिर्फ खुराक की क्वांटिटी में नहीं कमी ला रही, साथ में वो हमारे बच्चों की और हमारी आने वाली नस्ल की जो खुराक की रिक्वायरमेंट है, जो ताकत की रिक्वायरमेंट है, उसको भी मुतासिर कर रहे हैं। न्यूट्रिशन सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो 2018 में हुआ था, उसके मुताबिक हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 10 बड़े ज़रई मुमालिक में होता था। अब ये हाल है कि आबादी के निस्फ खानदानों के बच्चे एक वक्त के खाने को तरसते हैं। मगर क्या पाकिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत की वाहिद वजह मौसमियाती तब्दीली ही है? पाकिस्तानी छोटे किसान बज़ाहिर तो सिर्फ फितरत, आबो हवा और मौसमियाती तब्दीली के रहमो करम पर महसूस होते हैं, मगर दर हकीकत क्रेडिट का हुसूल और मसनूई तरीकों तक रसाई भी एक बहुत बड़ा मसला है जो रोज झेलना होता है। और यहाँ भी ताकतवर आड़तियों की इजारादारी है। मौसम बदल रहा है, मगर पाकिस्तानी बच्चों का पेट भरने के लिए हमें कितना बदलना पड़ेगा? ये गांव पाकिस्तान के सबसे जुनूबी सूबे सिंध में वाक़ है। अरबाब और उसके खानदान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से यहां पनाह लेनी पड़ी। उन्हें कुछ साल पहले अपने इलाके के सैलाबों से जान बचाकर यहां आना पड़ा, मगर मौसमियाती तब्दीली ने यहां भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। सन 2022 में पाकिस्तान एक ऐसी कुदरती आफत का निशाना बना कि दुनिया की तारीख में ऐसी तबाहकुन आफात की मिसालें कम मिलती हैं। मूसलाधार बारिशों से बर्पा होने वाले सैलाबों ने 50 लाख एकड़ इराजी पर खड़ी फसलें और 3.3 करोड़ इंसानों की जिंदगियां उजाड़ दी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आप उस खौफ का अंदाजा नहीं कर सकते जो हम पर तारी था, हमारी जानों और बच्चों की जिंदगी को लेकर। बरसात बहुत ज्यादा हो गई थी, बच्चे चीख चिल्ला रहे थे। अरबाब जैसे खानदान जागीरदारों की जमीनों पर काम करते हैं और उनके मवेशियों की देखभाल करते हैं। उनकी उजरत फसल से मिलने वाला अनाज और मवेशियों से मिलने वाला दूध है। बारिशों ने इस साल का सारा गल्ला तबाह कर दिया। हम बारिश से कुछ बचा ही नहीं सके, ना अपने लिए कुछ बचा, ना मवेशियों को खिलाने के लिए कुछ रहा। अक्सर मवेशी तो भूख से मर गए। सैलाब के 1 साल बाद भी कई खेतों में पानी खड़ा है। ये
नाश्ते का वक्त है। उन्हें चीनी भरी चाय की प्याली पर गुजारा करना पड़ेगा। चीनी कैलोरीज का सबसे सस्ता जरिया है जिसे वो खरीद सकते हैं। अरबाब फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। खेतीबाड़ी के अलावा भी वो कई काम जानता है। हाल ही में उसे एक मकामी ढाबे में कुछ काम मिला है। आधे दिन तक काम करने की उजरत है 600 रुपए। इन पैसों से बहुत कुछ खरीदना है। एक किलो गंदम का आटा खरीद सकता है, थोड़ी और चीनी और चाय की पत्ती। मगर वो कपड़े धोने का साबुन और घर वालों की जरूरत की दूसरी चीजें छोड़ रहा है। अरबाब के पास बस इतने पैसे बचे हैं कि वो मौसम की सस्ती तरीन सब्जी खरीद ले, वो भी आधा किलो। लाल खातून खानदान के लिए खाना पकाती हैं। वो गंदम के आटे की रोटियां पका रही हैं और उसके साथ कोई तरकारी बना रही हैं। नन्हा वहीद बार बार अपनी मां से पूछ रहा है कि खाना कब मिलेगा। वो बहुत भूखा है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों का पेट भरा हुआ है। वो बड़े हो गए हैं और सब्र कर सकते हैं। अब इसके बड़े भाई भी शरीक हो गए हैं, मगर वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा। खास तौर से तरकारी जो बहुत थोड़ी सी है। अब माँ बाप की बारी है कि वो बचा कुचा खाना खा लें। लेकिन कुछ रिश्तेदार भी मिलने आ गए हैं। वो उन्हें लौटा नहीं सकते। कबायली सकाफत मेहमान नवाजी पर मजबूर करती है, चाहे किसी के बस में हो या ना हो। ये एक ही वक्त खाना खाते हैं। इसके बाद बाकी सारे दिन में अगर कुछ खाएंगे तो शायद एक और प्याली चाय और खुश्क रोटी। डिज़ास्टर तो सारी दुनिया में आते रहते हैं, पर ये जो हमने डिज़ास्टर पिछले जुलाई अगस्त में देखा ना इधर, वो बहुत बड़ा था। सबसे ज़्यादा जो इस फ्लड की वजह से जो नुकसान हुआ है वो हमारे कौम के बच्चों को हुआ है। डॉक्टर जमान भुर्त नौशेरो फेरोज के एक मकामी देही मरकज़े सेहत में काम करते हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों के बच्चों की सेहत पर तहकीक के सिलसिले में मकामी आबादियों में घूमते रहे हैं। 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। उनका एक बैलेंस मिकदार डेली चाहिए होता है ताकि जो है ना नशोनुमा प्रॉपर हो। खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, ग्रोथ हार्मोन और मुख्तलिफ हार्मोन चाहिए होते हैं बच्चों को बड़े होने के लिए। बाज़ औक़ात लोग जो है ना प्रोटीन जैसी चीज़ जैसे अंडा या गोश्त या दालें वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। घी अच्छी क्वालिटी का नहीं इस्तेमाल कर सकते, चीनी का बेदरेग इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ये लोग हैं खुराक की वजह से बीमारियों में मुंतकिल होते हैं। अब इनमें से जो बच्चे हैं इनको मैं बताऊं, अगर मुतवाज़न खुराक इनको नहीं मिलती तो वो स्टंटिंग के शिकार हो जाते हैं, यानी उनकी जो नशोनुमा या ग्रोथ है वो बंद हो जाती है। ये बच्चे आसानी से बीमारी के नरगे में आ जाएंगे और इनकी तवील जिंदगी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर जवान होंगे। हम इस चक्कर से कैसे निकलेंगे? क्या बदलना मुमकिन है? – 2022 का सैलाब 1 साल पुरानी बात हो गया। लाखों खानदानों को पैसा कमाने की शदीद जरूरत है, मगर मौसमियाती तब्दीली उनकी नौकरियां खा गई। हम पिछले चंद सालों के अंदर कांस्टेंट फ्लड्स भी देख रहे हैं, ड्राउट्स भी देख रहे हैं,
हीट वेव्स भी देख रहे हैं और ये बेमौसमी बारिशें भी देख रहे हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला शोबा है वो ज़राअत का है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी देहातों में है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत से वाबस्ता है। आमिर हयात भंडारा एक किसान हैं, एक लिखारी हैं और ज़रई पॉलिसी और मौसमियाती तब्दीली के मुशीर हैं। वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर जानते हैं कि खेती बाड़ी के कदीम तरीकों का जारी रहना किस तरह इस सनत को मौसमियाती तब्दीलियों के सामने और भी कमज़ोर कर देता है। देहातों के अंदर चूँकि इन्वेस्टमेंट नहीं हम कर पाए, हमने रूरल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं किया और कारखाने नहीं लगा सके, वो सहूलियात मुहैया नहीं कर सके जो शहरों के अंदर मौजूद हैं। हम ख़त्ते में इस एग्रीकल्चर जो मैकेनाइजेशन है उसमें सबसे पीछे है। मैकेनाइजेशन का ना होने का मतलब ये है कि आपने मैनुअल ज़्यादा काम करना है। और जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज में आपकी विंडो शॉर्ट हो जाती है एक्शन की। फॉर दैट थिंग यू हैव टू हैव राइट टेक्नोलॉजी एंड टूल जिससे वो एट अर्लीस्ट उस पर डिसीजन लेके अपना काम मुकम्मल कर सके। किसान की मुश्किलें बढ़ती रहीं। ये सनत इसी इस्तेहसाली निज़ाम पर खड़ी है। इन्हें कुछ बचता ही नहीं है कि वो मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक खुराक उगाएं। मैं ये समझता हूँ कि हम शायद अपनी जो ज़रूरी पॉलिसीज़ हैं या तो उनको अच्छी तरीके से बना नहीं सके या अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, कि हम उन क्रॉप्स को, जो क्रॉप्स हमारी खुराक और अपनी जो कौमी ज़रूरत है उसको पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होनी चाहिए, उसमें हम इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो एक वजह तो ये है कि फार्मर उन क्रॉप से हट गया ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी वजह से, कि आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई। उसमें सीड की प्राइसेस थी, उसमें फ्यूल की प्राइसेस थी, उसमें फर्टिलाइज़र की प्राइसेस थी। इलेक्ट्रिसिटी जब कॉस्ट बढ़ी तो उसका पानी का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। इक्वली जब हम उसके प्रोपोर्शन में उसकी सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं तो वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो आखिर वजह क्या है कि किसान अपना माल उसको उगाने में आने वाली लागत से भी सस्ता बेच देते हैं? फार्मर अपनी प्राइस फिक्स नहीं करता, फार्मर की प्राइस मंडी में फिक्स हो रही होती है। ऐसा क्यों है? अब मंडी में जाए ना तो मंडी में कानों में बोलियां हो रही होती हैं, फार्मर को पता ही नहीं होता कितने की बिक रही है। दरमियान वाले जो प्लेयर्स हैं वो खा जाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, ज्यादा पैसे बनाते हैं, बिकॉज दे हैव मनी। और ये इस्तेहसाल यहाँ रुकता दिखाई नहीं देता। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो उसके होल्डर्स आराम से बैठेंगे, वो महंगे दामों बेचेंगे, अपनी मर्जी से बेचेंगे, 1800 वाली 3600 रुपये में बेचेंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी, जब हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम पुअर होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, फार्मर के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल और सोशल प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो किसान जो है वो शिफ्ट करेगा, वो उस क्रॉप की तरफ जाएगा जो उसको प्रॉफिटेबल होगी। वीट का काश्त का अगर वीट काश्त ही नहीं करेगा वो तो आप डेफिनेटली इंपोर्ट करेंगे, आपको फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस आएंगे, उसका एट द एंड इम्पैक्ट तो आपकी आवाम पे आना। हु इज गोइंग टू पे? इट्स द कॉमन मैन। मगर यह कीमत एक आम आदमी नहीं चुका सकता। 2023 के वस्त तक पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 48% को पहुंच चुकी थीं और अशियाए खुर्दोनोश की दरामद पर बढ़ता हुआ इन्हिसार भी एक बड़ी वजह है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तानी सनती फार्म खुराक उगाने के लिए बड़ी हद तक दरामद पर इन्हिसार करते हैं। बहुतात है ऐसी बैनुल-अक़वामी कंपनियों की जो कि मसनूई खाद और हशरात कुश अद्वियात बना रही हैं, जिन्हें इन दिनों हम दरामद कर रहे हैं। यानी हम ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जो ना सिर्फ हमारे माहौल और सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि जिसकी हम मज़ीद कीमत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कासिम तरीन नामियाती तरीकों पर काश्तकारी करते हैं और इस्लामाबाद फार्मर मार्केट के बानियों में से एक हैं।
इनका मानना है कि काश्तकारी के लिए नामियाती तरीकों पर अमल करके छोटे किसान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से ज्यादा महफूज रह सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई मगरबी तस्वर नहीं है, ये हमारी सकाफत में हमेशा से मौजूद है। पहले तो कोई कीमियाई खादें या मसनूई कीड़े मार अद्वियात नहीं होती थी। जो कुछ फितरत में मौजूद था उसी से काम चलाना होता था। चलिए मैं आपको हमारा एक ग्रीन हाउस दिखाता हूं। यहाँ राइज तरीकों में आप एक मखसूस किस्म की काश्त और एक मखसूस फसल देखेंगे, मगर यहाँ आप देख सकते हैं एक ही जगह पर प्याज, कासनी, पुदीना, अजवाइन, यहाँ ये ड्रैगन टंग नामी खूबसूरत फलियां और कुछ हेयरलूम टमाटर हैं। यहाँ कुछ और बैगन भी उग रहे हैं। मूली, तुरई और छोटे पत्तों वाली पालक भी है। यहाँ हमने एक मेवाकी जंगल बनाया हुआ है। 15 बाई 75 फीट के इस हिस्से में 50 मुख्तलिफ अक़साम के तकरीबन 300 दरख्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जंगल अंदर से कितना घना है और ये मेरी मुर्गियों और बत्तखों के लिए दाना चुगने के लिए बेहतरीन जगह है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि इन दरख्तों को उगाने के लिए ज़्यादा पानी दरकार नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत करीब करीब हैं। फिर मिट्टी के ऊपर ढेर सारी घास और पत्ते गिरे हुए हैं जिससे नमी बनी रहती है, और जूं-जूं बड़े होते जा रहे हैं मिट्टी पर साया बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मिट्टी खुश्क नहीं होती। ये चलते फिरते मुर्गियों के दड़बे देखिए। इससे पता चलता है कि हम मिट्टी को नाइट्रोजन कैसे लौटाते हैं, क्योंकि हम मुर्गियों को इस घास से हटाते नहीं हैं। ये इस दो तरफा इस्तिफादे के निज़ाम की बेहतरीन मिसाल है। घास मुर्गियों की मदद करती है और मुर्गियां घास को फ़ायदा देती हैं। इनके फुजले से नाइट्रोजन मिट्टी में दोबारा जज्ब हो जाता है और वो कीड़े मकोड़े खा जाती है। अगली सर्दियों से पहले पहले ये जगह शानदार सब्जियों से भर जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा उस वक्त समझ आता है जब हम गैर ऑर्गेनिक सनती फार्मिंग से जुड़े संजीदा खतरात पर गौर करते हैं। सनती काश्तकारी मोनोकल्चर यानी एक फसली काश्त को फरोग देती है। एक ही चीज उगाओ और बहुत बड़ी जमीन पर उगाओ, तो जब फसल पर टिड्डी दल का हमला हो या शदीद गर्मी की लहर पकड़ ले, पकी पकाई फसलों की सारी कमाई बर्बाद हो जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप सारे अंडे एक टोकरी में नहीं डालते। अगर गर्मी की लहर से एक फसल बर्बाद हो तो एक दूसरी सब्जी की फसल या फिर आपकी मुर्गियां या मवेशी एक दूसरा जरिया माश फराहम कर देते हैं। आपका फार्म बच जाता है। जी, ये बहस तो हमेशा से जारी है कि ये तरीका बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, मगर मुझे लगता है ये नुक्ता नज़र वक्ती है और मेरे ख्याल से गैर नामियाती फार्मिंग में कई गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। फिर जहर आलूद केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, यानी फसल उगाने का खर्चा बढ़ रहा है और मेरा मुनाफा और मिट्टी की जरखेज़ी कम होती जा रही है। तो ये कमी कौन पूरी करेगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग पर तनकीद करने वालों का कहना है कि ऐसे काश्तकार खुद भी अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं और अपना माल भी अशराफिया में ही बेच देते हैं। मगर ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कम आमदनी वाली देही आबादियों के लिए एक काबिले अमल हल है। एक मकामी निजी फलाही इदारे ने चकवाल की इस देही बरादरी की मदद की ताकि वो ऑर्गेनिक अशिया उगाएं और ऑर्गेनिक फार्मर मार्केट में जाकर बेच दें। ज्यादा अहम बात यह है कि अब ये बरादरी ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाती हैं, खुराक जो मिकदार में बहुत और कीमत में बहुत कम है। फरजाना सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस मैनेजर हैं। सुनने में बड़ा जदीद लगता है,
मगर ये जो तरीक़े वो दोबारा से मुतारिफ करवा रही हैं, यहाँ के लोग 1000 साल से ज़ायद अरसे तक इसी पर कारबंद रहे हैं। हमारा जो इलाका है ना चकवाल का, ये बरानी इलाका है और 2003 से पहले किसान औरतें जो हैं वो फील्ड में काम करती थी तो उनको किसान नहीं तस्लीम किया जाता था। दूसरा, यहाँ पे पानी को देखते हुए लोग सब्जियां नहीं उगाते थे, ना ही कोई आर्चर्ड इस तरह से लगाते थे। फिर 2003 में जब हम लोगों ने काम शुरू किया, फिर हमने सबसे पहले किसान ख़वातीन को टच किया कि उनके क्या मसाइल हैं। ये जो अंगूर होते हैं उनको था फूड सिक्योरिटी का इशू था, अच्छे सीड नहीं मिलते थे, वेजिटेबल का सीड नहीं था उनके पास। दूसरी बात है उनको अवेयरनेस नहीं थी। फिर हम लोगों ने उनके ग्रुप्स बनाए, फिर हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी, एक जगह पे इकट्ठा किया, गवर्नमेंट के साथ उनके लिंक बढ़वाए। फिर हमने उनको बताया कि क्वालिटी का सीड कैसे होता है, वो उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने उनको साथ साथ आर्चर्ड कैसे मैनेजमेंट होता है, पौधों की सिलेक्शन कैसे होती है, उसमें उन्होंने कंपोस्ट जो खाद होती है हमने उस पर फोकस किया कि आप लोग जैसे पहले ज़माने में देसी चीज़ें उगाई जाती थी, आप भी उसी के ऊपर आएँ, ज़्यादा नमियाती खाते जो होती हैं वो उनका इस्तेमाल ना करें। 2800 किसान ख़वातीन हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में। 17 साल के बाद हम अब कह सकते हैं कि 100% हमारी ख़वातीन, किसान ख़वातीन जो है वो अपने घरों में सब्जियां लगा रही हैं और ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर रही हैं। तो दूसरा, हमारा ये फार्म बनाने का मकसद ये था कि लोग सिर्फ वीट को काश्त करके ना अपनी इनकम को इंक्रीज़ करें, बल्कि वेजिटेबल और आर्चर्ड जैसे बाग होते हैं, किचन गार्डनिंग है, इस तरह के काम करके भी अपनी आमदनी बढ़ा के अपने घर को चला सकती हैं। यानी कि पूरे सीज़न की उनके पास फ्रूट और सब्ज़ी, अगर वो घर में 5 लोग हैं तो, और अपने घर की चीज़ें इस्तेमाल के 15,000 रुपया अगर मैं कमा मेरी किसान औरतें बचा रही हैं तो वो अपनी खुराक जो है सेहत पे लगाएं और अपने बच्चों की तालीम पे वो चीज़ें पैसा खर्च करें। एक तो हमें थोड़ा सा उस पे नज़र मारनी है जो 60 से पहले हमारे बुज़ुर्ग कर रहे थे। अब देखिए, उस वक्त घर के अंदर जो पकाने वाला चीज़ें थीं वो घर के अंदर उगा ली जाती थी। हमें सीखने की ज़रूरत होगी शायद इंडस्ट्री वालों से भी और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनसे भी। जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है उसमें कौन सी ऑर्गेनिक फार्म प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम की जा सकती है, उसका रेजिडुअल इम्पैक्ट भी कम किया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली बढ़ाई जा सकती है। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए भी और हो भी सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वापस उसी साइड पे जाना पड़ेगा जो हमारा ओरिजिन है, वरना तो मतलब हम इम्पैक्ट देख ही रहे हैं। कुछ ना करके भी हम नुकसान उठा रहे हैं, तो कुछ करके नुकसान थोड़ा उठा के देखें। इसका सच उन 50 लाख से जायद खानदानों पर आश्कार हुआ जो पिछले साल के सैलाबों में अपना सब कुछ बहा चुके, मगर न तो वो पहले हैं और न ही आखिरी देही बरादरी जो मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो। ये सिंध आबाद है, जुग्गियों का एक शहर जो कराची के मज़ाफ़ात में कायम है। ये उन छोटे किसानों के घर हैं जो सन 2010 में आने वाले शदीद तूफ़ानों के दौरान अपने गांव छोड़कर आए थे। हुकूमत इन खानदानों को वापस अपने अपने गांव में लौट जाने पर कायल करती है, मगर उनकी दलीलें वज़नदार हैं कि वो वापस क्यों नहीं जाना चाहते। उन्हें भरोसा ही नहीं कि पाकिस्तानी देहातों में खेती बाड़ी पर गुजारा किया जा सकता है। उनका ये भरोसा किस कीमत पर दोबारा जुड़ेगा? Without agriculture sector and without the development of farmers and without the development of rural Pakistan, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इमीडिएटली जिन चीज़ों के ऊपर क्लाइमेट चेंज से फार्मर्स को सेव किया जा सकता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, वो है राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम विद राइट टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल फार्मर्स, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम स्केल फार्मर्स, और ये आपके पास अवेलेबल है। तो अगर हम अपने फार्मर को उसकी इनपुट्स के अंदर, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर और उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर सपोर्ट करते हैं और साथ ही क्लाइमेट चेंज के एडेप्टिव मेजर की तरफ लेके जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इस सूरत में हम न सिर्फ अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर लेंगे, बल्कि हम अपने देहातों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा कर सकेंगे। और शायद यही एक सूरत होगी जिससे पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल को तय करेगा।
इसी दौरान अरबाब के खानदान जैसे 50 लाख खानदानों के लिए कि जिनका ईमान तो मजबूत है मगर उम्मीद बहुत थोड़ी है, उनकी तकदीर बदलने के लिए महज इमदाद से काम नहीं चलेगा और बहुत कुछ करना होगा। यहाँ पे हम आए थे, अपने ये जगह लिया हुआ था इधर ज़मींदारी के लिए, और यहाँ पे फसल होते हैं उधर मजदूरी करने के लिए। और इधर जो है ना हम अपना बच्चों का गुजर सही करें और बच्चों को तालीम दें। आने में तो मुर्गी भी ले आते थे, मछली भी ले आते थे, गोश्त भी ले आते थे। अभी वो तो फिर नहीं रही है, 2 साल हो गया। इस हालात के अंदर आके हम पीछे चले गए। ये बारिश की वजह से जो है ना सारा नरम हो गया और हम आगे नहीं जा सके, और इस हालत में हम पहुँच गए। बच्चों के लिए यही बस एक टाइम का खाना जो है ना वो भी बड़ी मुश्किल से होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं बामे अर्ज़ की बाज़गश्त। और बामे अर्ज़ की बाज़गश्त के हवाले से ये जो कड़ी आपने देखी है, ये जो खूबसूरत दस्तावेज़ी फ़िल्म आपने देखी है, ये बहुत ही कमाल फ़िल्म थी। और ये जो मौजू था ये बुनियादी तौर पे हमें मुतनब्बे करने के लिए था। ये एक बहुत ही कमाल इंतबा था कि अगर हमने अपने आने वाली नस्लों के हवाले से कुछ इक़दामात न उठाए मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, तो हम उनके मुजरिम गर्दाने जाएंगे। ये बहुत ही एक आँख खोलने के वाले हवाले से, ये बहुत ही आँख खोलने के वाले से और एक चश्म कुशा किस्म की जो है ये एक दस्तावेज़ी फ़िल्म थी। इसके जो फिल्म मेकर हैं सारिस बिकाजी साहब, वो हमारे साथ हैं, और हारिस साहब जो कि फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के हवाले से बड़ा नाम है, वो हमारे साथ हैं। पहले हारिस साहब से ही सवाल पूछता हूँ। हारिस साहब, मेरा क्योंकि अपना एक दही पस मंज़र है और बारानी इलाके से ताल्लुक़ है, और वहाँ हमने देखा इस दफ़ा कि मूँगफली की फसल जो है मुकम्मल तौर पर नुकसान का बायस बनी किसान के लिए। उसके लिए अपनी कास्ट निकालना जो थी वो बहुत मुश्किल हो गई। मिडल मैन ऑफ कोर्स उसको उस तरह नुकसान नहीं हुआ, इस पर आगे जाके बात करते हैं। लेकिन ये ओवरऑल क्योंकि सिंध को मौजू बनाया हुआ था और सैलाब को मौजू बनाया हुआ था, बट ओवरऑल आप ये समझते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो पूरे पाकिस्तान को स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के हवाले से मुतासर कर रही हैं? जी हाँ, ये फ़िल्म जो है वो एक तरह से बहुत अच्छी तरह दिखाती है कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं। यकीनन जो पिछले साल सिंध में बारिशें हुई और उसके नतीजे में जो है वो सैलाब आया, तो उसके बारे में उस पर भी इसकी नज़र है कि अगर ये माहौलियाती तबाही होती है, एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, तो क्या होता है। लेकिन फिर इसमें जो है वो पंजाब की भी एक किसान है, उनसे बात की गई है, और फिर बारानी इलाके में भी 2 किसान ग्रुप्स हैं, उनसे बात की गई है कि क्या हो सकता है। तो फिल्म जो है वो मजमूई तौर पे पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए हमारे लिए बहुत मौजू है ये। एग्जैक्टली और जब हम ओवरऑल सिंध की बात देखते हैं और देखते हैं कि पिछले 1 साल गुजर चुका है, मेरा सवाल सारिस बिकाजी साहब आपसे है कि आपको फिल्म बनाने के दौरान आपको ऐसा लगा, कोई ऐसा पैटर्न आपको दिखाई दिया कि हुकूमती इक़दामात जो हैं वो इस हवाले से किए जा रहे हैं कि ये नुकसान ना हो, या क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ जो हैं ये जो हिजरत कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, ये इनका जो पैटर्न है या ये कम हो, इस तरह के कोई हुकूमती इक़दामात नज़र आ रहे हैं आपको? मतलब 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है इस सैलाब को। जी कुछ हमें वहाँ पे दिखाई दी, मतलब लोगों को हेल्प भी मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे जो स्केल है, जो प्रॉब्लम का स्केल है वो इतनी बड़ी है कि मेरे ख्याल से जितनी लोगों को हेल्प की ज़रूरत है वो उनको शायद नहीं मिल रही है। मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। जिस फैमिली से मेरा राब्ता था, जो अरबाब की फैमिली थी, जिस वक्त वहाँ पर राशन जो है ना तकसीम हो रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, तो अरबाब की फैमिली उस वक्त वो राशन ले नहीं सकी क्योंकि उन्होंने कर्ज़ लेने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड किसी बंदे को दिए हुए थे, तो उनके पास अपने शनाख्ती कार्ड नहीं थे, तो वो अपने शनाख्ती कार्ड लेके राशन नहीं ले सकते थे। तो इस तरह के मसले हैं, मसाइल हैं लोगों के उसमें। और मैं ओवरऑल एक बात कहूँगा कि चलें सैलाब आया और लोगों का हाल बहुत ख़राब हुआ, लेकिन आप सैलाब से पहले भी देखें वहाँ पे वैसे ही लोगों की जो लेवल है फाइनेंशियल वो इतनी कम है कि जब उनके साथ कुछ डिज़ास्टर होता है कि उनके पास कोई फॉल बैक मैकेनिज़्म या उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती ना जिसके ऊपर वो फॉल बैक कर सकते हैं। हमारे साथ कोई ऐसे मसला हो, हमारे पास अगर लेट से 1-2 महीने की सैलरी हमारे पास कहीं सेव हुई हो तो हम लोग फिर भी थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इनका वैसे ही कंडीशन इतना ख़राब है कि जब आप फिर क्लाइमेट चेंज के वाक़यात इनके ऊपर जब आती हैं तो फिर वो और भी पीछे चले जाते हैं।
आप जो तुल अर्ज़ में घूमे हैं, तो आप ये समझते हैं कि कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से कुछ लोगों में आगाही आ रही है और वो ज़्यादा इस तरफ, यानी ये कोई रुझान आपको देखने को मिला है पाकिस्तान में ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से? जी, इस्लामाबाद के अलावा मैंने चिकवाल में भी एक कम्युनिटी को देखा जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए जो है ना वो अपनी पूरी कम्युनिटी की न्यूट्रिशन को सपोर्ट कर रहे थे। जो मैंने डॉक्यूमेंट्री के अंदर कुछ मैंने टाइम लैप्सेस दिखाई हैं आपको, जिसमें एक फूड बास्केट नज़र आता है कि जो अरबाब की फैमिली है सिंध में, उनके पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं खाने के लिए। उसको जब हमने कॉन्ट्रास्ट किया चकवाल में, तो हमें नज़र आया कि उनके पास ज़्यादा चीज़ें थी, दालें थीं, अंडे थे, मक्खन था, इस तरह की चीज़ें थी जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। उनको वो हेल्थी फैट्स और वगैरह चीज़ें मिल रही हैं जो जिनसे औरतों की जो ना और बच्चों के हार्मोन्स बन सकते हैं, ज़्यादा हेल्थी हो सकते हैं, उनकी जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़ सकती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोगों ने यहाँ पर देखी कम्युनिटी के अंदर एक डिफरेंस लेकर आ रहा था लोगों की लाइव्स में। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ओवरऑल मुल्क की जो है ना एग्रीकल्चर को रिप्लेस कर सकती है, इस वक्त शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऑन अ कम्युनिटी लेवल अगर कुछ ज़मीन मखसूस कर दिया जाए जहाँ पर जो वहाँ पे कम्युनिटी है वो अपने लिए अपने खाने के लिए चीज़ें वहाँ पे उगा सकते हैं और लेट्स से कुछ थोड़ी सी पोल्ट्री वगैरह रख सकते हैं, तो कम से कम अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो उनको वहाँ से पूरा कर सकते हैं और अपने जो है ना नस्लों को ज़रा न्यूट्रिशन दे सकते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को और बच्चों को। ये बात थी। ठीक है हारिस साहब, अगर इसी बात को आप आगे बढ़ाएं और आप थोड़ा सा ये बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑफ कोर्स इसका जो प्रोडक्शन होगी वो लिमिटेड होगी, इस हवाले से ये उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है? वो जो मैस लेवल पे हम एक ही फसल को, जिस तरह इस डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे डालना, उसका रिप्लेसमेंट ये हो सकती है कोई कम्युनिटी लेवल पे किसी तरह की, यानी कोई फूड क्राइसिस पैदा नहीं हो जाएंगे अगर इसकी प्रोडक्शन तो बहुत उस कंपैरेटिवली कम होगी? इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम नहीं कर रहे इस वक्त। एक चीज़ ये है कि जो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा एक एग्री फूड सिस्टम कहा जाता है कि जिसमें जो हम मजमूई तौर पे जब एक एग्रीकल्चर सिस्टम को देखते हैं तो हम उसको एग्री फूड सिस्टम कहते हैं। तो एक हमारा जो एग्री फूड सिस्टम है वो मैदानी इलाकों में नहरी निज़ाम की बदौलत चलता है। उसमें कुछ इलाके खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ज़्यादातर वो सिंध और पंजाब में। अब उनके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो छोटी सतह पर ख़ास तौर पे ख़वातीन को अगर हम कुछ ज़मीन मुहैया करें तो वहाँ पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकती हैं सब्जियाँ वगैरह उगाने के लिए। जो लार्ज स्केल फार्मिंग है वो तो उस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मुनस्सिर हो गई है इरिगेशन की और ये जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर। अच्छा, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान का बहुत बड़े इलाके हैं जहाँ पे ये नहरी निज़ाम मौजूद नहीं है और वहाँ पे अभी से ही हमेशा से ही वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है और हमने उस पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है कि उन इलाकों में हम किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाएं और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे उनको बेहतर तरह के सीड्स दें, कुछ सपोर्ट दें ताकि वो और बेहतर तरीके से कर सकें। और वहाँ पे तो कुदरती तौर पे ऑर्गेनिक हो रहा है, अगर वहाँ पे हम सर्टिफिकेशन भी शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें बहुत आगे तेज़ी से बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब और बहुत शुक्रिया सारिस विकाजी साहब, आप दोनों अहबाब का। नाज़रीन, बात यह है कि एक इंडिविजुअलिस्टिक जो अप्रोच होती है, इनफरादी जो अप्रोच होती है, उस हवाले से देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बिल्कुल हो सकती है। किचन फार्मिंग की तरफ हमें जाना चाहिए, किचन गार्डनिंग की तरफ हमें जाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। और बहुत सारी लैंड जो है हम देखते हैं कि उस हवाले से खाली पड़ी होती है, सिर्फ साइंसी और इस हवाले से ज़्यादा आगाही ना होने की वजह से, साइंटिफिक आगाही ना होने की वजह से हम जो है वो हमारी यील्ड भी कम होती है। और दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से हम बहुत ज़्यादा इकदाम उठा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं नॉर्थ से लेकर और सिंध तक, और वो सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं उनको रेप्लिकेट करने की उनको दोहराया जा सकता है, उनकी नकल की जा सकती है। और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो बामे अर्ज़ की बाज़गश्त का ये जो सिलसिला है, ये बुनियादी तौर पे एक आगाही मुहिम है, आपको आगाह करने के लिए। और सबसे पहले जो है आप एक इनफरादी सतह पे कुछ इक़दाम उठाएँ और ओवरऑल जो मुआशरा है उसको इक़दाम उठाने चाहिए ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो महफूज हों। ये आगाही मुहिम जो है ये जारी है, इसका नाम है बामे अर्ज़ की बाज़गश्त। देखते रहिए बामे अर्ज़ की बाज़गश्त।